टी सेल्स सिर्फ पेप्टाइड्स को ही रिकग्नाइज कर पाते हैं। टी सेल्स सिर्फ पॉलीपेप्टाइड एंटीजन्स को ही रिकग्नाइज कर सकते हैं, और वो भी उस सूरत में रिकग्नाइज करेंगे जब ये पॉलीपेप्टाइड्स ऑलरेडी एमएचसी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हों। जब हेल्पर टी सेल किसी भी एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा तो उसको यकीनन MHC2 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, और साइटोटॉक्सिक टी सेल अगर रिकग्नाइज कर रहा है तो एंटीजन मस्ट बी एसोसिएटेड विद क्लास 1 MHC प्रोटीन। ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि दो टाइप के जो टी सेल्स हैं, CD4 और CD8 टाइप के सेल्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की MHC क्लास को ही एंटीजन के साथ रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसको MHC रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है, बिकॉज सेल्स इसमें रेस्ट्रिक्टेड हैं कि वो CD4 सेल कभी भी MHC क्लास 1 के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता जो एंटीजन क्लास 1 के साथ जुड़ा हुआ हो। और इसी तरह से CD8 जो कंटेनिंग टी सेल्स होते हैं हमारे पास, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, कभी भी उन एंटीजन्स को, उन पेप्टाइड्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकते जो कि क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हों। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये क्यों होती है? ये इसलिए है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइंडिंग साइट। जो टी सेल का रिसेप्टर है इसके ऊपर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है, जिसकी वजह से उसके साथ कोई स्पेसिफिक MHC क्लास प्रोटीन जो है वो ही आके जुड़ सकती है, उससे रिकग्नाइज हो सकती है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि CD4 और CD8 प्रोटीन्स जो हैं वो भी स्पेसिफिकली उस क्लास 1 या क्लास 2 प्रोटीन के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती हैं कि वो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक क्लास को ही रिकग्नाइज कर सकें। जनरली क्या होता है कि जो क्लास 1 प्रोटीन है MHC क्लास 1 वो उन एंटीजन्स को प्रेजेंट करती है सरफेस पे जो एंडोजनसली सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वायरल प्रोटीन्स की बात करते हैं कि वो सेल के अंदर वायरल प्रोटीन्स, पहले वायरस जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, एंडोजनसली उसकी प्रोटीन्स वहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं और उसके बाद उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। सो उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है हमेशा MHC1 क्लास के साथ होती है। इसी तरह से अगर हम MHC2 की बात करते हैं तो मोस्टली उन एंटीजन्स को प्रेजेंट करेगी जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया वुड कम इन टच विद सम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दैट विल बी फेगोसाइटोज्ड। अब जो फेगोसाइटोज होने के बाद बैक्टीरियल बॉडी जो है वो इनगल्फ कर ली गई है किसी भी APC के थ्रू, तो उसके बाद उसकी डिसोसिएशन होगी, बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनेंगी और वो बैक्टीरियल प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट की जाएंगी। तो ऐसे केस में MHC2 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होंगे ऐसे एंटीजन्स, और हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एंटीजन्स को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ एक कॉन्सिडरेबल पॉइंट ये है कि अगर हम वायरल वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन्स बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीक़ों की वैक्सीन्स मार्केट में आती हैं और डिफरेंट माइक्रोब्स, डिफरेंट वायरसेस के साथ डील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ती है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि किल्ड वायरल वैक्सीन हो, अगर मतलब जिसमें वायरस जो है उसको अटेनुएट करके या किल करके वैक्सीन बना दी जाती है, वो उसमें होता क्या है कि वैक्सीन बनाने के लिए वायरस जो है व्हेन इट इज़ नॉट इन फंक्शनल फॉर्म, वो किल्ड है, हीट किल्ड है या अटेनुएटेड है, उसकी जो एक्टिविटी है वो अब पूरी नहीं है, तो क्या होगा कि ऐसा वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम तो उसको एज अ वायरस कंसिडर करेगा, लेकिन ऐसा वायरस सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं रेप्लिकेट कर रहा? बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी किल्ड, उसको ट्रीट किया गया है, उसको हीट किल्ड किया गया है या उसको अटेनुएट किया गया है या किसी भी तरीके से उसको उसकी मज़ीद रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है।
अब चूँकि वायरस जो है वो सेल के अंदर ख़ुद से रेप्लिकेट नहीं कर रहा, इसलिए जो वायरल एपिटोप्स हैं वो क्लास 1 MHC प्रोटीन के साथ सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि हमने बात की थी कि एंडोजनसली सिंथेसाइज होने वाले जो एंटीजन्स हैं जैसे वायरल प्रोटीन्स हैं वो MHC1 के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ केस फ़र्क है। यहाँ क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो इस वक्त रेप्लिकेट नहीं कर रहा सेल के अंदर। सो अब जो प्रोटीन्स हैं वायरस की वो एंडोजनसली सिंथेसाइज नहीं हो रही। सो ऐसे केस में जो वायरल एपिटोप्स होते हैं उन्हें MHC क्लास 1 अपने साथ एसोसिएट करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं करता। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रोटीन्स को प्रोसेस किया जाता है। इसी वजह से एंडोजनसली सिंथेसाइज होने वाली प्रोटीन्स को एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्वायर होने वाली प्रोटीन से आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं उन्हें पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में तब्दील करने के लिए एंडोसोम सेल के अंदर मौजूद है। एंडोसोम के अंदर ये प्रोटीन्स जो हैं इनको क्लीव कर दिया जाएगा और डिफरेंट किस्म के पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। और ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं ये क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्लास 2 अलॉन्ग विद दीज पेप्टाइड्स माइग्रेट करेगा और सेल की सरफेस पे ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स अपने आप को प्रेजेंट करेगा। जबकि अगर हम एंडोजनसली सिंथेसाइज होने वाली प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उसका पैथवे फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वायरल प्रोटीन है और वो सेल के अंदर एंटर होती है तो क्या होगा कि सबसे पहले उसकी प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन की जाएगी, उसको क्लीव कर दिया जाएगा। प्रोटियोसोम सेल के अंदर मौजूद है जो कि इसकी यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोटियोसोम है वो इन पेप्टाइड्स के पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना देता है इन वायरल प्रोटीन्स के, और अल्टीमेटली इन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को एक ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है जो कि टैप ट्रांसपोर्टर है। और टैप ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है कि इन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करे और इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाकर ये पेप्टाइड्स MHC क्लास 1 प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो कम्प्लेक्स है ये उसके बाद गोल्जी अपरेटस में मूव करेगा और गोल्जी अपरेटस से होता हुआ ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स जो है ये सेल की सरफेस पे अपने आप को शो करेगा। अब जो पेप्टाइड्स हैं जो एंडोजनसली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं इनको हम देखते हैं कि ये क्लास 2 MHC के साथ एसोसिएट नहीं होती। उसकी एक वजह ये भी होती है कि क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ इनवेरिएंट चेन एसोसिएटेड होती है। ये जो इनवेरिएंट चेन है ये इसको स्टेबलाइज कर रही होती है और इस इनवेरिएंट चेन की डिग्रेडेशन जो है वो एंडोसोम के अंदर हो रही होती है। जब ये इनवेरिएंट चेन एंडोसोम में डिग्रेड होनी है तो क्या होगा कि प्रोटीजेज हैं जो एंडोसोम के अंदर मौजूद हैं वो इस चेन को डिग्रेड कर देंगे और उसकी वजह से जो पेप्टाइड्स हैं वो क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ सिर्फ एंडोप्लाज्म जो एंडोसोम है उसके अंदर सिर्फ जो अटैचमेंट हो रही होती है वो क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ होती है। टी सेल रिसेप्टर जो है वो सिर्फ पेप्टाइड को ही रिकग्नाइज करता है, जबकि जो एंटीजन रिसेप्टर बी सेल की सरफेस पर मौजूद होगा वो या तो IgM की फॉर्म में होता है और या IgD की फॉर्म में होता है। जो बी सेल का रिसेप्टर है ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को रिकग्नाइज करने की कैपेसिटी रखता है, जैसा कि पेप्टाइड्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के इवन के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि डिफरेंट ड्रग्स हैं या पेनिसिलिन है, उन सबको रिकग्नाइज किया जा सकता है बी सेल रिसेप्टर के थ्रू। अब जो बी सेल्स हैं इनका इंटरेक्शन एंटीजन के साथ टी सेल की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनकी सरफेस पे मौजूद जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं ये डायरेक्टली ही एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने टी सेल में देखा कि टी सेल जो है वो उस वक्त तक एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं करता जब तक कि उसका MHC के साथ इंटरेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एंटीजन्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट हो रहे हैं बी सेल के सामने तो ज़रूरी नहीं है कि वो MHC क्लास 1 या MHC क्लास 2 प्रोटीन के साथ पहले अपने आप को एसोसिएट करें और उसके बाद ही बी सेल उन्हें रिकग्नाइज कर सकें।
बी सेल जो हैं वो वैसे ही एंटीजन को रिकग्नाइज कर सकते हैं और उसके बाद बी सेल्स जो हैं अपनी इन एंटीजन्स को अपने आप अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट भी करते हैं। होता क्या है कि जब बी सेल वुड कम इन कंटेक्ट विद सम एंटीजन, तो ये क्या करेगा कि उस एंटीजन को इंटरनलाइज कर लेगा। इंटरनलाइज करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी बी सेल के अंदर और फिर उसे बी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा और उसको फिर रिकग्नाइज करने के लिए टी हेल्पर सेल जो है वो उसको रिकग्नाइज करेगा। अब जो टी हेल्पर सेल है वो तो सिर्फ तभी रिकग्नाइज करेगा जब क्लास 2 MHC प्रोटीन जो है वो सरफेस ऑफ बी सेल पे मौजूद हो। ये जो टी सेल और बी सेल के दरमियान डिफरेंस है, इसी की बेस पे हैप्टन और कैरियर के रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। होता क्या है कि जब हैप्टन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है उसको स्टिमुलेट करना हो तो हैप्टन को यकीनन किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन के साथ अपने आप को अटैच करना पड़ता है और ये जो अटैचमेंट है हैप्टन की उसके कैरियर प्रोटीन के साथ, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है। सो हैप्टन जो है वो आकर IgM रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और ये IgM रिसेप्टर जो है ये बी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। ये IgM हैप्टन्स के लिए स्पेसिफिक होता है, ना कि उन कैरियर प्रोटीन्स के लिए जिसके साथ के हैप्टन जुड़ा हुआ हो। अब जो हैप्टन और कैरियर के दरमियान कॉन्जुगेट बना होता है, उस पूरे के पूरे कॉन्जुगेट को इंटरनलाइज कर लिया जाता है और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको प्रोसेस करके उनके स्मॉल पेप्टाइड्स बना दिए जाते हैं। इन कैरियर प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स बनेंगे ये क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ सरफेस पे प्रेजेंट किए जाएंगे। हमने बात की कि जो बी सेल्स हैं उनकी सरफेस पे क्लास 2 MHC प्रोटीन चूँकि मौजूद होती है। सो बी सेल ने इस सारे के सारे कॉन्जुगेट को पहले इंटरनलाइज किया, उसमें मौजूद जो कैरियर प्रोटीन है उसको प्रोसेस किया, उसके पेप्टाइड्स बना के सेल्फ पे अपनी सेल सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया और वो क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ उसने बी सेल की सरफेस पे अपने तमाम पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर दिया। सो अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बी सेल सरफेस पे क्लास 2 MHC प्रोटीन मौजूद है और पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर रही है, तो यकीनन क्या होगा कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो आएंगे और वो ही इन MHC2 प्रोटीन एसोसिएटेड पेप्टाइड्स को रिकग्नाइज करेंगे और जो टी सेल्स अब यहाँ पे आके इसको रिकग्नाइज करेंगे वो यकीनन हेल्पर टाइप के टी सेल्स होंगे। सो उन हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होगा कि वो आके इन पेप्टाइड्स को रिकग्नाइज करें और फर्दर प्रोसेस जो है वो चले। हेल्पर टी सेल्स जब ये रिकग्निशन कर लेते हैं तो डिफरेंट किस्म के लिम्फोकाइंस सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बी सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है और इन लिम्फोकाइंस के थ्रू होने वाली बी सेल एक्टिवेशन का ही नतीजा होता है कि एक्टिवेटेड टी सेल जो है वो एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल बनता है और वो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये स्पेसिफिक होंगी उन हैप्टन्स के अगेंस्ट जो कि कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट बना के और बी सेल ने रिकग्नाइज किया था और उसको इंटरनलाइज किया था। जब एंटीजन और MHC प्रोटीन के दरमियान बनने वाले कम्प्लेक्स को टी सेल रिसेप्टर रिकग्नाइज करता है तो एक सिग्नल है जो कि CD3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाता है और इसके डिफरेंट किस्म के वेज हो सकते हैं और CD3 प्रोटीन चूँकि हमें मालूम है कि दोनों टाइप के टी लिम्फोसाइट्स पे मौजूद होती है। सो CD3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये सिग्नल जो है ये रन होगा और डिफरेंट किस्म के पैथवेज के थ्रू जाकर कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देगा और कैल्शियम जो है ज़्यादा अमाउंट में सेल के अंदर इन्फ्लक्स उसका बढ़ जाएगा। अब कैल्शियम जब कैल्शियम इन्फ्लक्स के सेल के अंदर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट हो जाता है जो कि एक सीरीन फॉस्फेटेज है। कैल्सिन्यूरिन का काम क्या है कि वो मूव करेगा और वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये डिफरेंट किस्म के जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरल्यूकिन 2 है और इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर है, उन जीन्स को ये एक्टिवेट कर देगा। अब
अगर हम बात करें कि कैल्सिन्यूरिन का जो फंक्शन है, अगर इसको ब्लॉक करना ज़रूरी हो तो उसके लिए एक ड्रग यूज़ होती है जिसे साइक्लोस्पोरिन कहा जाता है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको सुप्रेस कर दिया जाता है। सो उसको सुप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन यूज़ की जाती है ताकि कैल्सिन्यूरिन अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही कैल्शियम इनफ्लक्स सेल के अंदर बढ़ेगा तो कैल्सिन्यूरिन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करने के बाद डिफरेंट उन जीन्स को एक्टिवेट कर सकती है, जैसे IL-2 है और उसका रिसेप्टर है और इस तरह के डिफरेंट जीन्स हैं। सो इसके फंक्शन को रोकना ज़रूरी होता है। अगर ये अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी तो बॉडी के अंदर आने वाले ट्रांसप्लांट को, जो कि हमने कॉन्शियसली ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया होता है, उसको सर्वाइवल का चांस मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो है अगर ये कैल्सिन्यूरिन अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करे तो उस ऑर्गन को एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करके बॉडी जो है रिजेक्ट करने की कोशिश कर देती है। अब ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, इसके नतीजे में क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने डिफरेंट किस्म के लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 2 है या उसका रिसेप्टर है। हम जानते हैं कि इंटरल्यूकिन 2 को हम टी सेल ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मल्टीप्लाई करें और अपने ही जैसे बहुत से हेल्पर टी सेल्स का क्लोन बना दें जो कि एक ख़ास एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो। अब ये जो क्लोन है सेल्स का, जो चूँकि एक जैसे हैं, सो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जो इफेक्टर भी हो सकते हैं और रेगुलेटरी फंक्शंस भी हो सकते हैं। एक तो ये काम ये सेल्स करेंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे कि ये कुछ मेमोरी सेल्स बना देंगे। मेमोरी सेल्स जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि जब दूसरी दफ़ा ये एंटीजन, सेम एंटीजन आके बॉडी के साथ एक्सपोज होता है तो ये सेल्स तेज़ी से अपना एक्टिवेशन शो करते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ये सेल्स T टाइप के भी हो सकते हैं और B सेल के भी B टाइप के सेल्स भी मेमोरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेमोरी टी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स, हमें इनके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या काम करेंगे कि ये होस्ट के डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जब सेम एंटीजन दोबारा से एक्सपोज हो, सेम माइक्रोब दोबारा से बॉडी के अंदर आए तो ये तेज़ी से रिस्पांस दे सकें। अब मेमोरी सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कैसे इतनी तेज़ी से रिस्पांस देते हैं, उसके कुछ मेमोरी सेल्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से मेमोरी सेल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे और जब दूसरी दफ़ा एक्सपोजर होगा और सेकेंडरी रिस्पांस बॉडी देगी तो वो प्राइमरी रिस्पांस की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा। और हालांकि इसमें सेल्स जो हैं वो अगरचे कम भी रिस्पॉन्ड करें तो भी ये रिस्पॉन्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। यही प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एक्सपोज हो रहा है और बॉडी पहली दफ़ा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रही है, तब कोई मेमोरी सेल्स उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते, सो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स बॉडी नहीं दे पाती। जब मेमोरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बॉडी देती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो मेमोरी सेल्स होते हैं काफ़ी साल तक ज़िंदा रहते हैं और ये ख़ुद से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि मेमोरी सेल्स बहुत स्मॉलर अमाउंट में एंटीजन अगर आए तो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी इन्हें उतनी ज़्यादा को स्टिमुलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हमने नाइव टी सेल के केस में या अनएक्टिवेटेड टी सेल के केस में देखा था कि जब तक को स्टिमुलेशन नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं बनता कि बॉडी जो है वो पूरे से रिस्पॉन्ड कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए अगर एंटीजन बहुत कम अमाउंट में है और अगर को स्टिमुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई, बहुत लेस को स्टिमुलेशन है, इवन देन भी ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे। इन्हें उस तरह से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी जितनी नाइव या अनएक्टिवेटेड टी सेल्स के केस में होती है। एक्टिवेटेड मेमोरी बी सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटरल्यूकिन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
हमने जो देखा था कि जब नाइव टी सेल है, जब वो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होते हैं और वो इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंटरल्यूकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते जितने के एक्टिवेटेड मेमोरी सेल्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही वजह है कि मेमोरी टी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं। इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे भी मौजूद है और CD4 की सरफेस पे भी मौजूद है। सो ये दोनों टाइप के टी लिम्फोसाइट्स को ही स्टिमुलेट करेगा। जब CD4 पॉजिटिव टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो एक और लिम्फोकाइन प्रोड्यूस करेंगे जो कि गैमा इंटरफेरॉन है। गैमा इंटरफेरॉन की वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे MHC क्लास 2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से APCs जो होते हैं उनकी ये एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो एंटीजेंस को अपनी सरफेस पे MHC क्लास 2 प्रोटीन के साथ प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि MHC क्लास 2 अब ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है। सो क्या होगा कि जो टी सेल्स हैं वो ज़्यादा एंटीजन की प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे ड्यू टू गैमा इंटरफेरॉन्स, क्योंकि गैमा इंटरफेरॉन्स जाके APCs को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि ज़्यादा MHC2 एक्सप्रेस करे और उसके साथ ही प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जो टी सेल का फंक्शन है वो ज़्यादा अप रेगुलेट हो जाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा जो गैमा इंटरफेरॉन्स हैं ये माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी भी करते हैं और डिफरेंट किस्म के मैक्रोफेजेस को जो है ये स्टिमुलेट करते हैं कि मैक्रोफेजेस माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी शो कर सकें और माइक्रोब्स को किल कर सकें। टी सेल्स की एक्टिवेशन एक सिंपली ऑन ऑफ स्विच की तरह से काम नहीं करती, बल्कि जब एपिटोप को कोई भी टी सेल अपने TCR के थ्रू रिकग्नाइज़ करता है तो उसके नतीजे में होने वाली एक्टिवेशन फुल एक्टिवेशन भी हो सकती है, ये पार्शियल एक्टिवेशन भी हो सकती है, जिसके अंदर सिंपली लिम्फोकाइंस तो प्रोड्यूस हों लेकिन उतनी ज़्यादा अमाउंट में ना प्रोड्यूस हों, बल्कि कुछ लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस हों या कम लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस हों। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि टी सेल तो एपिटोप को रिकग्नाइज़ करे लेकिन कोई एक्टिवेशन ना हो। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो किस टाइप का है जो कि स्टिमुलेट हो रहा है, और अगर एक ख़ास किस्म का एपिटोप आता है वो आके सेल की सरफेस पे मौजूद किसी भी रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करता है तो सेल के अंदर एक पूरे का पूरा सिग्नलिंग कैस्केड चलना होता है। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिग्नलिंग कैस्केड है जो कि स्टिमुलेट हुआ है और उसके नतीजे में किस टाइप की एक्टिवेशन टी सेल शो करेगा। क्लास 1 के लोकस पे 3 डिफरेंट जीन्स हैं A, B और C। इसी तरह से MHC क्लास 2 के लोकस पे 3 डिफरेंट जीन्स हैं जो कि DP है, DQ है और DR है। अब हमारे अंदर क्या होता है कि जब इनहेरिटेंस होगी तो हर पेरेंट की तरफ से एक हमारे पास सेट क्लास 1 MHC का और एक सेट जो है वो क्लास 2 MHC के जीन्स का हमारे अंदर आ जाएगा। अब जो हमारे सेल्स एक्सप्रेस करेंगे तो वो बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस को अपनी सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे। 6 तरह की डिफरेंट क्लास 1 और 6 तरह की डिफरेंट क्लास 2 प्रोटीन्स हम अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे इसके अलावा भी जीन लोकसेस ऐसे हैं जिन पे बहुत से एलील्स मौजूद होते हैं और यही वजह है कि MHC प्रोटीन्स जो हैं वो इतने बिग रेपर्टायर ऑफ एंटीजेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत थाउजेंड्स टाइप के पेप्टाइड्स हैं जिनको कि MHC क्लास 2 अपने साथ अटैच करके अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करती हैं। क्योंकि माइक्रोब्स तो बहुत डाइवर्स रेपर्टायर हो सकता है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है माइक्रोब्स का और सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हम इतने डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जो MHC क्लास है वो बहुत डाइवर्स है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है कि वो डिफरेंट किस्म के पेप्टाइड्स को डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर सके और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनकी सरफेस पे अपने इन एंटीजेंस को प्रेजेंट कर सके ताकि टी सेल्स उनको रिकग्नाइज़ करें और अल्टीमेटली जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर सके। थैंक यू।